कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री जयंत चौधरी जी, डॉक्टर सुकांता मजूमदार जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े मेरे मित्र श्री रमेश वाधवानी जी, डॉक्टर अजय केला जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वर्ल्ड से जुड़े आप सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज यहां सरकार, एकेडेमिया, साइंस और रिसर्च से जुड़े भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। ये एकजुटता, ये कॉन्फ्लुएंस, इसी को युग्म कहते हैं। एक ऐसा युग्म जिसमें विकसित भारत के फ्यूचर टेक से जुड़े स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़े हैं, एक साथ जुटे हैं। मुझे विश्वास है भारत की इनोवेशन कैपेसिटी और डीप टेक में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसे इस आयोजन से और बल मिलेगा। आज आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में एआई, इंटेलिजेंस सिस्टम और बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन के सुपर हब्स की शुरुआत हो रही है। आज वाधवानी इनोवेशन नेटवर्क का भी आरंभ हुआ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। मैं इस प्रयास के लिए वाधवानी फाउंडेशन को, हमारी आईआईटीज को और दूसरे सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं मेरे मित्र रमेश वाधवानी जी की सराहना करता हूं। आपके डेडिकेशन और सक्रियता से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था में कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम परोपकारार्थ यो जीवति स जीवति, अर्थात जो दूसरों की सेवा और परोपकार के लिए जीवन समर्पित करता है, वही वास्तविक जीवन जीता है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी को भी सेवा का ही माध्यम मानते हैं। जब मैं हमारे देश में वाधवानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को देखता हूं, जब मैं रमेश जी और उनकी टीम के प्रयासों को देखता हूं, तो मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं, रमेश जी ने तो अपने जीवन को
काफी संघर्ष में तपाया है, सेवा के लिए समर्पित किया है। जन्म के तुरंत बाद जब वो कुछ ही दिन के थे, तब विभाजन की विभीषिका झेलना, अपनी जन्मभूमि से पलायन के लिए मजबूर होना, बचपन में ही पोलियो जैसी बीमारी का शिकार हो जाना और उन कठिन परिस्थितियों से निकलकर इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करना, ये अपने आप में एक असाधारण और प्रेरणा देने वाली जीवन यात्रा है। और अपनी इस सफलता को एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में भारत के लोगों के लिए समर्पित कर देना, भारत की युवा पीढ़ी के लिए समर्पित कर देना, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर देना, ये अपने आप में एक प्रेरक उदाहरण है। वाधवानी फाउंडेशन स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक में भी काफी काम कर रहा है। मैं इसके लिए और इसके पहले भी वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जैसे अवसर पर आप सबके बीच आया हूं। मुझे विश्वास है आने वाले समय में वाधवानी फाउंडेशन ऐसे ही अनेक माइलस्टोन्स गढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपकी संस्था के साथ है, आपके इनिशिएटिव के साथ है। साथियों, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ाना आसान हो गया है। यानी भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। उनकी कैरियर के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। भारत ने जिन लक्ष्यों को तय किया है उसे निरंतर गति देने के लिए देश के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती देना आवश्यक है।
पिछले एक दशक में इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। जरूरी संसाधनों को बढ़ाया गया है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए हैं। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है। हमारे प्रयासों से देश में इनोवेशन कल्चर तेजी से विकसित हो रहा है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। इससे ये भी पता चलता है कि देश के युवा को हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम से कितना सपोर्ट मिल रहा है। देश में रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन उसने युवाओं को यह भरोसा दिया है कि सरकार उनकी जरूरतों को समझती है। आज से इस योजना की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों की पहुंच वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल तक आसान हो गई है। देश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, इन प्रयासों का परिणाम है कि आज का युवा सिर्फ R&D में एक्सेल नहीं कर रहा, वो खुद भी R&D बन चुका है। और जब मैं कहता हूं कि वो खुद R&D है, तो मेरा मतलब है रेडी एंड डिसरप्टिव। भारत आज अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च के नए माइलस्टोन स्थापित कर रहा है। पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कमीशन किया। 422 मीटर का ये हाइपरलूप इंडियन रेलवे के कोलैबोरेशन से IIT मद्रास में डेवलप किया गया। IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट ने भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नैनो स्केल पर लाइट को कंट्रोल करती है। IISc में ही रिसर्चर्स ने ब्रेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी विकसित की है। ब्रेन ऑन अ चिप यानी एक मॉलिक्यूलर फिल्म के अंदर 16,000 से ज्यादा कंडक्शन स्टेट्स में है। डाटा स्टोर और प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने पहली इंडिजीनियस MRI मशीन भी बना ली है। ऐसे अनेक पाथ ब्रेकिंग R&D हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं। ये है विकसित होते भारत की युवा शक्ति, रेडी, डिसरप्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव। साथियों, भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए डायनेमिक सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जहां युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन को ड्राइव कर रही है
हाल ही में हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड रहा। 125 देशों के 2000 इंस्टीट्यूशन में से 90 से ज्यादा यूनिवर्सिटी भारत से थी। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 9 इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज थी। 2025 में यह संख्या 46 हो चुकी है। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली, तंजानिया में आईआईटी मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे टॉप संस्थान ही बाहर कदम रख रहे हैं, बाहर के भी टॉप संस्थान भारत आ रहे हैं। भारत में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने की शुरुआत हो चुकी है। इससे एकेडमिक एक्सचेंज बढ़ेगा, रिसर्च की फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा, हमारे छात्रों को क्रॉस कल्चरल लर्निंग का एक्सपोजर भी मिलेगा। साथियों, टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। अभी हमारे साथी धर्मेंद्र जी ने विस्तार से बताया, हमने अटल टिंकरिंग लैब जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। अभी तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जा चुकी है। इस बजट में सरकार ने 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस में तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। जब हम लैब से मार्केट तक की दूरी को कम कर देते हैं तो रिसर्च के परिणाम लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। इससे रिसर्च को भी मोटिवेशन मिलता है, उनके काम, उनकी मेहनत का इंसेंटिव उन तक पहुंचता है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और वैल्यू एडिशन के व्हील को और गति मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सरकार रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने, अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक करने के प्रयासों को भी गति दे रही है। साथियों, हमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस टेक, हेल्थ टेक, सिंथेटिक बायोलॉजी को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में एआई सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के जाने माने संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप के द्वारा इन सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस को गति मिल रही है। हम मेक एआई इन इंडिया, इसके विजन पर काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। इस बार के बजट में हमने आईआईटी में सीटों की संख्या और कैपेसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया है। देश में मेडिटेक यानी मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी के कई कोर्सेज आईआईटी और एम्स के सहयोग से शुरू किए गए हैं। हमें इस जर्नी को समय से पूरा करना है। हमें हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भारत को बेस्ट इन वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल करना है। युग्म के जरिए हम इन प्रयासों को नई ऊर्जा दे सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन की साझा पहल से हम देश का इनोवेशन लैंडस्केप बदल सकते हैं। आज के इस आयोजन से इसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर युग्म पहल के लिए वाधवानी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र रमेश जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।